वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कर रहे हैं इंग्लिश वर्कशॉप और लेसन क्या है? मार्क ट्वेन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे जो सवाल दिए गए हैं उनके जवाब दीजिए। डिड ट्वेन टेल द बार्बर हु ही वॉज? क्या ट्वेन ने हजाम को बताया था कि वो कौन थे? नो, ट्वेन डिड नॉट टेल द बार्बर हु ही वॉज। नहीं, ट्वेन ने अपनी पहचान हजाम को नहीं बताई थी। Was Twain particular about how he dressed when he was visiting friends? क्या ट्वेन अपने लिबास के मामले में खास तौर पर मोहतात थे जब वो अपने दोस्तों से मिलने जाते थे? क्या उन्हें इस बात की फिक्र थी कि उन्होंने कैसी तैयारी की है कपड़ों की? No, Twain was not concerned with how he dressed when visiting friends. The scene with Mrs. Stove indicates that he didn't care about dressing up. He made light of Mrs. Clement's remark by showing that it didn't matter whether he wore the collar and tie or not. नहीं, ट्वेन को अपने लिबास की परवाह नहीं थी जब वो दोस्तों से मिलने जाते थे। मिसेस स्टोव के साथ मंजर ये जाहिर करता है कि उन्हें लिबास की तैयारी की फिक्र नहीं थी। उन्होंने मिसेस क्लीमेंस के ख्याल को हल्के फुल्के अंदाज में लिया और दिखाया कि ये कोई अहमियत नहीं रखता कि वो कॉलर और टाई पहने या ना पहने। Was Twain particular about what words he used? क्या ट्वेन अपने इस्तेमाल किए गए अल्फाज के बारे में खास तौर पर मोहतात थे? क्या वो उस पर ध्यान देते थे? Yes, Twain was particular about the words he used. Humor was created through his word choice. हाँ, ट्वेन अपने इस्तेमाल किए गए अल्फाज के बारे में खास तौर पर मोहतात थे, बहुत ध्यान देते थे। उनके अल्फाज के इंतखाब से मज़ा पैदा होता था। Do you think Twain approved of spelling reforms? Give reasons for your answer. क्या आपको लगता है कि ट्वेन ने हिज्जे की इस्लाहत की मंजूरी दी थी? क्या आपको लगता है कि वो चाहते थे कि स्पेलिंग्स में कोई चेंजेस आए, बदलाव आए? अपनी राय की वजह बताएं। No, Twain did not support spelling improvements as seen by his proposal for improving English spelling. He intended to indicate through his approach that additional alterations and improvements to English language would be harmful to the language. नहीं, ट्वेन ने हिज्जे की इस्लाहत की हिमायत नहीं की, जैसा कि उनके अंग्रेजी हिज्जे को बेहतर करने की तजवीज़ जो उन्होंने दी थी, जो प्लान बताया था, उससे जाहिर होता है उनका इरादा ये था कि अपने अंदाज से वो ये जाहिर करना चाहते थे कि अंग्रेजी ज़ुबान में मज़ीद तब्दीलियाँ और इस्लाहत ज़ुबान के लिए नुकसानदेह होगी। How did Twain explain the spider in the paper? What did he want to highlight? ट्वेन ने अखबार में मकड़ी की वजाहत कैसे की? वो किस चीज को उजागर करना चाहते थे? Twain explained that the spider was on the paper to observe which merchants were not advertising. So it could go to those businesses, spin its web over the door, and live a peaceful life afterward. He highlighted that there was no logical explanation for the complaint, nor was it a superstitious sign, as the spider simply happened to be on the newspaper by chance. ट्वेन ने वजाहत की, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मकड़ी अखबार पर इसलिए बैठी थी ताकि देख सकी कि कौन से ताजिर दुकानदार इश्तिहार नहीं दे रहे हैं, ताकि वो उन कारोबारों के पास जा सके, उनके दरवाजे पर जाला बुन सके और इसके बाद पुरअमन जिंदगी गुजार सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिकायत की कोई मंतकी या तर्क वाली बात नहीं थी और ना ही ये कोई वहम परस्ती थी, अंधविश्वास था, क्योंकि मकड़ी इत्तेफाकन अखबार पर मौजूद थी। Read the following and write the two meanings of mind and matter. Age is an issue of mind over matter. If you don't mind, it doesn't matter. तो ये जो हमारा जुमला है,
इसमें आप देख सकते हैं कि माइंड और मैटर ये 2 बार आते हैं और अलग अलग इनका जो मतलब बनता है, तो वह क्या है हम देखते हैं। Your mind and matter are both first used as a noun and then used as a verb. तो जो हमारे जुमले का जो पहला हिस्सा है उसमें माइंड और मैटर ये नाउन की हैसियत से इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर जो दूसरा हिस्सा है इसमें माइंड और मैटर ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। पहला, an ability of a person that makes him think, reason, understand and feel। तो जो पहला माइंड है वो एक नाउन है, तो उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर माइंड यानी हमारा जहन, हमारा दिमाग, तो उसका मतलब क्या है कि इंसान की वो सलाहियत जो उसे सोचने, दलील देने, समझने और महसूस करने की काबिल बनाती है। और दूसरी बार जब माइंड का इस्तेमाल होता है तो वो वर्ब की तरह होता है, तब उसका क्या मतलब बनता है, टू बी वरीड और कंसर्न्ड। तब उसका मतलब होता है फिक्रमंद या परेशान होना। मैटर, अ फिजिकल सब्सटेंस। तो मैटर का जब पहली बार इस्तेमाल हुआ तो यहाँ पर वो एक नाउन है और इसका मतलब क्या है, अ फिजिकल सब्सटेंस, एक जिस्मानी मवाद या एक ऐसी चीज जिसे आप छू सकते हैं। फिर मैटर दूसरी बार इस्तेमाल होता है तब उसका मतलब है टू बी सिग्निफिकेंट, यानी कोई चीज माने खेज या अहमियत रखती हो। Translate any 5 of the quotations you like. आपका जो लेसन है मार्क ट्वेन का, उसमें कई सारे कोटेशंस हैं मार्क ट्वेन के। हमने इस लेसन का जो है एक्सप्लेनेशन किया है लाइन बाय लाइन, उसमें सारे जो कोटेशंस हैं उनका ट्रांसलेशन मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ हमारे पसंदीदा ट्रांसलेशंस करेंगे। A person with a new idea is a crank until the idea succeeds. एक शख्स जिसके पास कोई नया ख्याल हो उसे पागल समझा जाता है जब तक कि उसका ख्याल कामयाब ना हो जाए। Be careless in your dress if you will, but keep a tidy soul. अगर आप चाहें तो लिबास में लापरवाही बरतें, लेकिन अपनी रूह को साफ सुथरा रखें। If you tell the truth, you don't have to remember anything. अगर आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती। It is better to deserve honors and not have them than to have them and not deserve them. ये बेहतर है कि आप इज्जत और इनाम के मुस्तहिक हों, सम्मान के हकदार हों और आपको ना मिले, बजाय इसके कि आपके पास हो लेकिन आप इसके हकदार ना हों। It is better to keep your mouth closed and let people think you are a fool than to open it and remove all doubt. ये बेहतर है कि आप अपना मुंह बंद रखें और लोगों को ये सोचने दें कि आप बेवकूफ़ हैं, बजाय इसके कि आप बोलें और उनके शकूक को ख़त्म कर दें। Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect. जब भी आप खुद को अक्सरियत के साथ पाएं तो ये रुक कर गौर करने का वक्त है। Form groups of 4 to 6. Discuss whether and how you can improve English spelling. आपकी क्लास में आप ग्रुप्स बनाइए 4 या 6 बच्चों के और आपस में डिस्कस करिए कि आप आपकी इंग्लिश की जो स्पेलिंग है उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो पहला पॉइंट देखते हैं। Find tricky or difficult words. Start by thinking of words you find hard to spell. It could be words you often misspell in your homework or reading. तो पहला जो पॉइंट हमने दिया है कि मुश्किल अल्फाज या फिर जो पेचीदा अल्फाज हैं उन्हें ढूंढिए, उनके बारे में सोचिए, और ऐसे अक्सर काफ़ी वर्ड्स होते हैं
जिनकी स्पेलिंग जो है हम गलत लिख देते हैं, चाहे वो आसान क्यों ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे देखिए, ये एक वर्ड है लूज, और ये जो दूसरा वर्ड है इसे भी हम लूज ही कहते हैं, लेकिन इनका जो मतलब है वो अलग अलग है। जो पहला लूज है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को खो देना, और जो दूसरा लूज है उसका मतलब होता है ढीला। लेकिन अक्सर लोग जो हैं स्पेलिंग में गलती करते हैं कि जब भी वो लूज लिखना चाहते हैं कि ये चीज़ ढीली है, तब वो LOSE वाला लूज लिखते हैं। तो ये टाइप के जो वर्ड्स है उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। यूज फन टूल्स। यू कैन ट्राई यूजिंग स्पेलिंग एप्स, playing word games, or even reading books to learn new words. Reading helps a lot with spelling. आप जो है अलग अलग किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्पेलिंग को अच्छा बनाने के लिए। मोबाइल पर आप गेम्स खेलते हैं तो गेम्स में बहुत सारे ऐसे भी गेम्स हैं जो स्पेलिंग के होते हैं, वर्ड्स के होते हैं। तो इस तरीके के गेम्स को डाउनलोड करके उन्हें खेलिए, और किताबों को पढ़िए। अलग अलग किस्म की किताबें पढ़ सकते हैं, आपको बोरिंग किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ने से जो है आपकी स्पेलिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट होती है। Practice a few words each week. Pick a small number of words or spelling rules to focus on every week. Don't try to learn too many at once. Slow and steady wins the race. तो हर हफ्ते जो है एक वर्ड्स का एक ग्रुप बनाइए, और उन वर्ड्स की आप प्रैक्टिस करिए। अलग अलग रूल्स को आप अपना सकते हैं कि इस हफ्ते आप ये रूल को फॉलो करेंगे, अगले हफ्ते किसी और टाइप के वर्ड्स को फॉलो करेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे देखिए एक वीडियो बनाया है हमने जहाँ पर हम उन वर्ड्स की बात कर रहे हैं जिनमें के होता है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आती, जिन्हें हम साइलेंट लेटर्स कहते हैं। तो ये एक किस्म का रूल हुआ। तो आप एक हफ्ते ये वाले लेटर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी तरह आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से जो है हफ्ते में चूज करिए और उन्हें प्रैक्टिस करिए। हेल्प ईच अदर आउट। शेयर द वर्ड्स यू आर लर्निंग with your friends and give each other feedback. You can quiz each other and track how you're improving over time. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एक दूसरे की मदद कीजिए। इल्म जो है बांटने से बढ़ता है। तो आप जो भी सीख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और उनसे भी उनके सुझाव मांगिए। एक दूसरे के साथ सवाल जवाब करिए, टेस्ट लीजिए। तो इस तरीके से जो है आप भी आपकी इंग्लिश सुधारेंगे और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करेंगे। लैंग्वेज स्टडी। Many actions involve two people or things. तो बहुत सारे एक्शंस होते हैं जिसमें दो लोग या दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। वन दैट परफॉर्म्स द एक्शन, एक जो उस एक्शन को कर रहा है, एंड वन दैट इज़ अफेक्टेड बाय द एक्शन, और दूसरा वो जिस पर उस एक्शन का असर हो रहा है। एग्जाम्पल, सोनाली एट द मैंगो। मिसाल के तौर पर सोनाली ने वो आम खाया। Here, the action of eating involves Sonali who eats and the mango which gets eaten. तो हमारा सेंटेंस क्या है? सोनाली एट द मैंगो, कि सोनाली ने आम खाया। तो अब सोनाली जो है वो एक्शन करने वाली है, और आम जो है वो जिस पर एक्शन हुआ है। सोनाली इज़ द सब्जेक्ट, तो एक्शन करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, एंड मैंगो इज़ द ऑब्जेक्ट, और जो आम है वो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है जिस पर एक्शन हुआ है। और जो वर्ब है वो कौन सा है यहाँ पर इन्वॉल्व? वो है ईट। यहाँ पर एट क्या है? ईट का पास्ट टेंस है। When you want to talk about who performed the action, the doer of the action is the subject. तो जब हमें ये कहना है कि एक्शन को किसने किया, तो उसे हम क्या कहते हैं? डूअर ऑफ द एक्शन, यानी जो उस एक्शन को कर रहा है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सोनाली जो है वो है हमारा सब्जेक्ट। Sometimes
You want to focus on the object, the thing affected by the action. कुछ किस्से ऐसे होते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, ऑब्जेक्ट यानी जिस पर एक्शन किया गया था. देन यू मेक इट द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस. तब हम उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, द मैंगो वॉज ईटन. जैसे हमारा जो पिछला एग्जाम्पल था उसमें हमने कहा सोनाली एट द मैंगो, पर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि द मैंगो वॉज ईटन. मैंगो पर हमारा खास फोकस है कि जो आम है वो खाया गया था. यू मे और मे नॉट मेंशन द डूअर हेयर. तो यहाँ पर हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सोनाली ने मैंगो खाया था या किसी और इंसान ने खाया था. यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि आम खाया गया है. आम पर हमारा फोकस है, किसने खाया उस पर हमारा फोकस नहीं है. दिस इज़ पैसिव कंस्ट्रक्शन और पैसिव वॉइस. तो जब हम जुमलों को इस तरीके से लिखते हैं तब हम इसे कहते हैं पैसिव वॉइस. In this type of construction, the thing affected by the verb is the subject of the sentence. तो इस टाइप के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, इस टाइप के जो जुमले होते हैं, इसमें जो चीज़ वर्ब की वजह से जिस पे असर हुआ है, जैसे यहाँ पर ईट जो हमारा वर्ब था उसका असर किस पे हुआ था, मैंगो पे. खाने का असर किस पे हुआ था, मैंगो पर. तो जो मैंगो है ये हमारा सब्जेक्ट बन जाता है. द वर्ब इज़ इन द पैसिव फॉर्म. और जो वर्ब होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, पैसिव फॉर्म में आ जाता है. पैसिव फॉर्म क्या होता है, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल. तो ये जो बी के अलग अलग फॉर्म होते हैं, इज, एम, वॉज, वर, और उसके बाद जो वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल का टाइप होता है वो. पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है ये आपके 1.5 द नेकलेस वाले लेसन में आप देख चुके हैं पहले ही. तो जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए द मैंगो वॉज ईटन दिया है. तो अभी आप देखिए कि जो हमारा पहला सेंटेंस था उसमें क्या था, सोनाली एट द मैंगो. तो एट क्या है, ये पास्ट टेंस है. और यहाँ पर देखिए एट का क्या हो चुका है, ईटन. और यहाँ पर वॉज भी आ गया है तो वॉज ईटन. तो वॉज जो है ये एक बी का फॉर्म है जब पास्ट टेंस में आता है, और ईटन जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है ईट इस वर्ब का. एंड द डूअर ऑफ द एक्शन मे और मे नॉट बी मैंशनड. और ये कि जो डूअर है एक्शन का उसका मेंशन करना, उसका जिक्र करना ज़रूरी नहीं है. तो हमारा यहाँ पर ये सब्जेक्ट आ गया और हमारा जो ये वर्ब है ये बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में आ गया. और भी यहाँ पर मिसालें हैं. In the following examples of passive voice, the doer of the action is not mentioned. तो और जो यहाँ पर examples दिए हैं, doer कौन है ये नहीं बताया गया है. जैसे the plants are pruned. तो यहाँ पे plants pruned किए गए हैं यानी उनकी कटाई की गई है, उन्हें शेप दिया गया है. लेकिन किसने किया है ये यहाँ बताना ज़रूरी नहीं है. A cup of tea is offered to any guest. कि एक चाय की प्याली जो है मेहमानों को दी गई है, लेकिन किसने दी है ये नहीं बताया है. Many anecdotes related to Mark Twain are told. कि मार्क ट्वेन से मुतालिक कई किस्से कहानियाँ जो हैं बताई जाती हैं, लेकिन किसने बताई है ये यहाँ नहीं बताया गया. If we wish to mention the doer in passive sentences, we mention it by adding by before it. अगर हमें ये बताने की ज़रूरत है कि हम चाहते हैं कि हम डूअर को बताएं पैसिव सेंटेंस में, तो हम बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे यहाँ मिसाल दी है, दिस पेन वॉज गिवन टू मी बाय माई आंट. कि ये पेन मुझे मेरे आंट ने दी थी. मुझे दी गई थी किसके हाथों, आंट के हाथों. अब जैसे अगर आप इसको छुपा देते हैं, दिस पेन वॉज गिवन टू मी, तो ये एक पैसिव सेंटेंस हो जाएगा जिसमें आपको डूअर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी इस सेंटेंस का मतलब बिल्कुल बरकरार है कि ये पेन मुझे दी गई थी. किसने दी थी ये बताना ज़रूरी नहीं है. Note that
ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन द पैसिव वॉइस। तब यहाँ कह रहे हैं कि पैसिव वॉइस में जो जुमला होता है उसमें जो वर्ब होता है वो ट्रांजिटिव ही हो सकता है। तो अब ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की ज़रूरत होती है। ऑब्जेक्ट के बगैर ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उसमें सिर्फ सब्जेक्ट ही काफ़ी होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर कुछ मिसालें हैं जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स की हैं। जैसे स्लीप, सोना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सेंटेंस में क्या लिखा है? ही स्लेप्ट अर्ली लास्ट नाइट। तो इसका क्या मतलब है कि वो पिछली रात जल्दी सोया था। तो यहाँ पर देखिए, जो सब्जेक्ट है वो ही है, वर्ब है वो स्लेप्ट है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जो सोने का एक्शन है वो उसका असर किस पे हो रहा है? वो सब्जेक्ट पर ही हो रहा है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट उस वर्ब को रिसीव नहीं कर रहा है। जैसे अब ये है, अ कप ऑफ टी इज़ ऑफर्ड टू एनी गेस्ट। तो यहाँ पर जो टी है वो किसी को ऑफ़र की जा रही है और कोई इसे ऑफ़र कर रहा है, या चाहे यहाँ पर दिया गया हो या नहीं दिया गया हो कि डूअर कौन है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर दो लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन यहाँ पर कि ही स्लेप्ट अर्ली लास्ट नाइट, तो ये सिर्फ एक ही इंसान का एक्शन है और उस एक्शन का असर जो है वो उसी पर हो रहा है। जैसे यहाँ पर क्राई का एग्जाम्पल लेते हैं, द बेबी क्राइड फॉर आवर्स, कि जो बेबी है वो बहुत घंटों तक रोता रहा। अगेन यहाँ पर जो ये वर्ब है इस पे जो है इस सिर्फ इस सब्जेक्ट का जो है इसका जो असर है वो सिर्फ इस सब्जेक्ट पर हो रहा है। यहाँ पर कोई और ऑब्जेक्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्राई का जो है असर किसी और चीज़ पर नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के जो वर्ब्स होते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये जो होते हैं वो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। तो ऐसे जो वर्ब्स होते हैं इसमें पैसिव करना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हम पैसिव में क्या करते हैं? पैसिव में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो किसको सब्जेक्ट बनाएंगे? कि ही स्लेप्ट अर्ली लास्ट नाइट बाय व्हाट? बाय कुछ भी नहीं। तो इसलिए जो है ये ज़रूरी है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स can only be used in the passive voice. Refer to the language study pages and read the entries irony and pun. Find example of each from the passage or the quotations. Irony. Irony का क्या मतलब है? Use of words to imply the opposite of what they mean. तो irony यानी तंज। तो अल्फाजों का ऐसा इस्तेमाल करना जिसमें कही गई बात का मतलब कुछ और ही होता है या बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे यहाँ पर मिसाल दी गई है, When Kapil broke the cup while washing it, his mother said, That's wonderful. तो अब कपिल ने कप तोड़ दिया धोते वक्त और माँ कह रही है, वाह बेटा बहुत अच्छा किया, बहुत कमाल की चीज़ हुई। तो ये जो है वो तंज करना है। वो एक्चुअली तो उसे डांटना चाहती हैं, लेकिन वो उल्टा जो है उनका बिहेवियर है, वो उल्टी बात कर रही हैं। और यहाँ पर जो हमारे लेसन से जो मिसाल दी गई है वो क्या है? आई ऑलवेज हैव टू स्टैंड व्हेन दैट फेलो लेक्चर्स। तो ये ट्वेन कहते हैं हजाम को, जब वो कहता है कि आप उसका लेक्चर अटेंड नहीं कर पाओगे और आपको खड़े होकर जो है लेक्चर सुनना होगा, तो वो ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर भी आयरनी है, ये भी एक तंज है, क्योंकि वो कहते हैं कि हाँ मुझे हमेशा खड़ा होना पड़ता है। अब बात तो ये है कि वो खुद लेक्चरर है, तो ये भी एक जो है तंज है। और दूसरा वर्ड है पन, अ प्ले ऑन वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट मीनिंग्स फॉर अ ह्यूमरस इफेक्ट। तो ये जो है अल्फाजों का खेल है जिसमें उनके अलग अलग मीनिंग्स या उनकी मानी का जो है इस्तेमाल किया जाता है एक फ़नी या एक मज़ाहिया असर देने के लिए। जैसे यहाँ पर मिसाल दी गई है, राइटिंग विद अ ब्रोकन पेंसिल इज़ पॉइंटलेस। तो यहाँ पर देखिए पन कहाँ आता है? यहाँ पर पन यहाँ आता है कि जो ब्रोकन पेंसिल होती है वो क्या होती है? टूटी हुई पेंसिल का जो पॉइंट होता है वो नहीं होता है, तो वो भी क्या हो गया? पॉइंटलेस।
और ये क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसी पेंसिल से आप लिखते हैं तो वो एक पॉइंटलेस चीज़ है। तो इस पॉइंटलेस का क्या मतलब है कि ये कोई बेकार चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए 2 तरीके से पॉइंटलेस का इस्तेमाल हो रहा है। और हमारे लेसन में क्या यूज़ किया गया है? एज इज़ एन इश्यू ऑफ माइंड ओवर मैटर, इफ़ यू डोंट माइंड इट डजेंट मैटर। तो ये हम पहले भी जो है एक सवाल में आपको समझा चुके हैं कि यहाँ पर देखिए ये जो माइंड और मैटर ये 2 बार यूज़ हो रहे हैं, लेकिन दोनों जगह जो है इनके वर्ड्स का जो मतलब है वो अलग अलग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।